डॉक्टर मलिक हूँ। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बात करेंगे। आज सुबह 4 बजे मैं एक पेशेंट को देखा था। उसको क्या हुआ, वो 50 साल का आदमी था। 50 साल का आदमी था। वो रात में सो गया। उसको बीपी भी था, बीपी भी थी, बीपी का गोलियां इस्तेमाल कर रहे हो। तो रात में सो गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। सुबह 3 बजे, अर्ली मॉर्निंग, सुबह 3 बजे तो थोड़ा टॉयलेट को जाने के लिए, पेशाब को जाने के लिए उठने का कोशिश करा, उठ नहीं पाए। तो उसका राइट हैंड और राइट लेग पूरा सूंद है, नहीं उठ रहा है। बात करना चाह रहे, बात नहीं कर सक रहे, थोड़े ही बात आ रहा है। और दिखा देना भी बहुत कम हो गई, दिक्कत प्रॉपरली देख नहीं सका है। देख ले, सडन, ये सब सडन है। 3 बजे को उठा, ये सब 3:30 बजे ये सब महसूस हुआ उसको, उठ नहीं पा रहा है। तो बाजू में उसका वाइफ है, वो इमीडिएटली हॉस्पिटल को ला लिया, हमारा हॉस्पिटल को लाया। ऐसा हॉस्पिटल को आने में एक आधा घंटा लगा। एम्बुलेंस को बुलाए, उसको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल तक लाया। मगर ये आपको मेन चीज ये है कि हॉस्पिटल को आते ही वो पूरा नॉर्मल हो गया, एम्बुलेंस में ही पूरा नॉर्मल हो गया, उठ सका और हॉस्पिटल के अंदर चलते आया पेशेंट, पूरा नॉर्मल हो गया, चलते आया पेशेंट। इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक, TIA, ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक। बोले तो उसका ब्रेन है ना, ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई होते हैं, खून का सप्लाई होती है ना ब्रेन को, वो वेसल, वो धमनी में कहीं थोड़ा ब्लॉक हो गई। बोले तो कुछ ब्लड क्लॉट या कुछ भी ब्लॉक करा और वो निकल गया। तो थोड़ी देर ब्रेन काम नहीं करा और उसके बाद में जब वो क्लॉट निकल गई तो फिर खून आ गई और नॉर्मल फंक्शन शुरू हो गई। ये 1 घंटे के अंदर सब कुछ हो गया, 1 घंटे के अंदर सब कुछ हो गया। इसको बोलते हैं ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक। टेम्पररी है, पूरा टेम्पररी, 1 घंटे के अंदर नॉर्मल हो जाएगा। थोड़े लोगों को 24 घंटे के अंदर, 1 दिन के अंदर नॉर्मल हो जाएगा, मगर ज्यादा तक आधे घंटे में, 1 घंटे में नॉर्मल हो जाएगी। मगर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये हम नेग्लेक्ट करें, अपना जिस्म जो है ना अपन को वार्निंग दे रहा है कि थोड़ा आप केयर लो, आपको पैरालिसिस आ सकती है, ये पैरालिसिस हो सकती है फ्यूचर में, थोड़े हफ्ते में, नहीं तो 1 महीने 2 महीने में आपको पैरालिसिस आ सकता है, बल्कि आपका जिस्म आपको वार्निंग दे रहा है। तो कंपलसरी टेस्ट कराना है। अगर ये टाइम पे सीटी स्कैन ये जब आया, आपको एक छोटा प्रॉब्लम जब आया, जब अगर सीटी स्कैन MRI कराए तो भी उसमें कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि टेम्पररी प्रॉब्लम था, डैमेज कुछ नहीं होगा, ब्रेन का डैमेज कुछ भी नहीं। सीटी स्कैन MRI कराते हैं हम, मगर उसमें कुछ भी नहीं रहेगा, उसमें कुछ किस तरह का बीमारियों में ये आएगी। पहला प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको कुछ ऑपरेशंस हुए, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम से, कुछ बुखार से वगैरह से आप थोड़े दिन बेड पे रह गए, ऐसे प्रॉब्लम्स में क्या होता, आपको कहीं ब्लड क्लॉट होता है, कहीं आपको पैरों में, ये धमनियों में, रगों में कहीं आपको छोटा ब्लड क्लॉट होता है। वो ब्लड क्लॉट ऊपर जाके हार्ट से ब्रेन तक जाके, ये ब्रेन से, हार्ट से ब्रेन को 2 धमनियां ब्लड सप्लाई करते हैं यहां से। ये एक यहां पे रहती है, एक यहां पे रहती है, इसको कैरोटिड आर्टरीज बोलते हैं। तो हार्ट से ब्लड सप्लाई जो ब्रेन को आती है ना, ये दोनों से जाती है ऊपर जाके, ये ऊपर जाके ब्रेन में छोटे ब्रांचेस हो जाते हैं, ये भी ऊपर जाके छोटे ब्रांचेस होते हैं। तो इसमें ब्लॉक हो सकता है, नहीं तो ये छोटे ब्रांचेस होते हैं ना, उसमें भी ब्लॉक्स हो सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कहीं आपको एक ब्लड का छोटा गड्ढा आप ऊपर जाके अटक जा सकती है, नंबर 1।
नंबर 2, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस बोले तो हार्ट में कहीं इन्फेक्शन। हार्ट में इन्फेक्शन कब आती है, इसके पहले भी मैं एक टॉपिक कर चुका हूं, एक्यूट रूमेटिक फीवर बोल के एक टॉपिक कर चुका हूं, देखिए उसमें क्या होता है, बचपन में अगर इन्फेक्ट एक्यूट रूमेटिक फीवर आया तो हार्ट में 4 वाल्व होते हैं, माइट्रल वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, आयोर्टिक वाल्व, वाल्व्स होते हैं। अगर वो डैमेज हुआ, उसके ऊपर छोटे 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 वेजिटेशंस बोल के आ जाते हैं, वेजिटेशंस बोलते हैं उसको, छोटे 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 आ जाते हैं, इन्फेक्शन से वजह से छोटे 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 आते हैं, उसमें थोड़ा ब्लड भी क्लॉट होती है। वो कभी भी अगर ऐसा निकल गया तो हार्ट से ब्रेन तक चले जाने के चांस रहते हैं। अगर ये लंग्स में चले गया तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इमीडिएटली आपको ज्यादा तकलीफ होता है, आप सांस भी नहीं ले पाते हैं। मगर अगर ब्रेन के अंदर चले गए तो ऐसा प्रॉब्लम ये हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। मगर ये भी पैरालिसिस के पहले आती है, थोड़े वीक्स, 1 हफ्ते 2 हफ्ते नहीं तो 1 महीने के पहले आते हैं, थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। सबको पैरालिसिस नहीं होती है, मगर ये आने के बाद एक अगर 10 जने को आए तो एक को पैरालिसिस हो सकती है, केयरफुल रहना चाहिए। ये आपको डेंजर सिग्नल दे रहा है। तो इसमें डीप वेन थ्रोम्बोसिस में हो सकता है, वाल्वुलर हार्ट डिसीज, वही इन्फेक्शन बोला था ना हार्ट में, वाल्व्स में, उससे भी हो सकता है छोटे छोटे। और क्या ब्लड टेस्ट, क्या टेस्ट करना है, पहला तो ईसीजी, पहला सीटी स्कैन एमआरआई करते हैं, वो नॉर्मल होते हैं। नेक्स्ट ईसीजी कराते हैं। अगर ईसीजी बहुत इरेगुलर है, रेगुलर रहा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वेरी इरेगुलर अपना ईसीजी रहा उससे भी ब्लड क्लॉट्स हो सकता है। और शुगर, बीपी कंपल्सरीली नॉर्मल होना चाहिए, कभी भी नॉर्मल होना चाहिए, नंबर 2। और लाइपिड्स बोलते तो अपना कोलेस्ट्रॉल, अपना ट्राइग्लिसराइड्स, एचडीएल, एलडीएल वगैरह होते हैं ना, वो सब नॉर्मल होना चाहिए। उससे ब्लड थिक हो जाती है, आपका खून थिक हो जाती है, वो भी डेंजर है। अगर ब्लड थिक है, पतला नहीं है, बहुत गट है, वो भी ब्लड क्लॉट होने का चांस है। और आपका सीबीपी, कंप्लीट ब्लड पिक्चर, उसमें सेल्स कितने हैं, हीमोग्लोबिन कितने हैं, वो भी कराना है। क्योंकि ब्लड कैसा रहना चाहिए, ब्लड में अगर ज़्यादा सेल्स हो गई, पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं कि वाइट सेल्स ज़्यादा है, रेड सेल्स ज़्यादा है, प्लेटलेट्स ज़्यादा है, उससे भी हो सकता है, पॉलीसाइथीमिया में भी हो सकता है। आपका हीमोग्लोबिन अगर 16 है, 18 है तो भी हो सकता है। क्योंकि ब्लड उतना थिक नहीं रहना चाहिए, थोड़ा पतला होना चाहिए, तो वो भी हो सकता है। और ईसीजी के साथ 2D इको बोल के एक टेस्ट है, आपको हार्ट को स्कैनिंग करते हैं, आपको मालूम है उसमें कुछ इन्फेक्शंस है क्या, ये छोटे छोटे वेजिटेशंस जो बोला था इन्फेक्शन के साथ, ये वाल्व्स के ऊपर, वो भी चेक करते हैं। और इंपॉर्टेंट टेस्ट ये है कि कैरोटिड डॉपलर बोले तो ये कैरोटिड ब्लड वेसल है ना, जो हार्ट से ब्रेन को खून सप्लाई कर रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट, इनको एक बार स्कैनिंग करते हैं कि ये साफी है, नहीं तो इसमें कुछ ब्लॉक्स है, ये चेक कर लेते हैं। कैरोटिड डॉपलर बोलते हैं उसको, ब्लड सप्लाई कैसा है वो चेक करते हैं। और ट्रीटमेंट जब आते हैं ना, ट्रीटमेंट में फर्स्ट है ब्लड थिन करना है। ट्रीटमेंट है, जहां तक ट्रीटमेंट है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट ये ब्लड को आप थिनर्स यूज करना चाहिए। ब्लड अगर बहुत स्ट्रांग है तो पतला करने का दवा यूज करना है, नंबर 1 क्लोपिड ए बोल के एक टैबलेट है, क्लोपिड्रोजेल 150 प्लस एस्पिरिन 150। क्लोपिड्रोजेल और एस्पिरिन 2 तरह का मेडिसिन होते हैं, ये ब्लड को पतला करते हैं, अपना खून को पतला करते हैं, वो कंपलसरी यूज करना चाहिए। सो ब्लड थिन करने के लिए क्लोपिड ए टैबलेट होता है 150, ये इंपॉर्टेंट है, डेली टैबलेट लेना है। और दूसरा ये टैबलेट, अगर आपका ईसीजी थोड़ा टेढ़ा है, तो बहुत इरेगुलर है, टेढ़ा है, तो कंपलसरी हार्ट स्पेशलिस्ट देख लेते हैं और वो गोलियां लिखते हैं। अगर हार्ट इरेगुलर है, उसको रेगुलर करने के लिए अमियोडरोन बोल के एक टैबलेट है, अमियोडरोन, कार्डरोन बोलते हैं, कार्डरोन टैबलेट लिखते हैं। डेली 1 टैबलेट यूज करना पड़ता है, 1 न 2 टैबलेट यूज करना पड़ता है। अमियोडरोन बोल के हार्ट को ठीक
नॉर्मल करने के लिए, इरेगुलर हार्ट जो होता है उसको नॉर्मल करने के लिए अम्योडारोन टैबलेट लिखते हैं। और सर्जरी ऑपरेशन जो होता है, इसमें अगर ब्लॉक्स आ गई, इसमें अगर ज़्यादातर ब्लॉक्स आ गए तो उसको निकालने का एक ऑपरेशन है, तो उसको कैरोटिड एंडार्टेरेक्टमी बोलते हैं, कैरोटिड एंडार्टेरेक्टमी। तो इसको अगर यहाँ पे छोटे छोटे ब्लॉक्स आ गए तो ये खून इसमें बहना बहुत मुश्किल हो गए, खून फ्लो होना बहुत मुश्किल हो गई, तो ये छोटे छोटे निकाल देते हैं, उसको कैरोटिड एंडार्टेरेक्टमी बोलते हैं, उसको निकाल देना, वो छोटे छोटे ब्लॉक्स को ऑपरेशन करके निकाल देते हैं, उसको कैरोटिड एंडार्टेरेक्टमी बोलते हैं, वो कंपलसरी होता है। और एक तरह का ये मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट जो होता है वो स्टेंटिंग बेलून, स्टेंट डालना है, उसके साथ बेलून डालते हैं। पहला स्टेंट पास करते हैं, अगर यहाँ पे बहुत नैरो, बहुत पतला हो गई यहाँ पे, तो स्टेंट डालते हैं और यहाँ पे एक बेलून लगाते हैं, वो बेलून को ऐसा डायलेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर स्टेंट लगाए, बेलून डाल दिया, उसको बेलून को थोड़ा ऐसा फुलाए तो वो निकल जाती है, ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाते हैं। सो बेलून स्टेंट डालते हैं। तो ये पूरा ट्रीटमेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, आपका खाने में तब्दीली लाना है, आपका खाना थोड़ा चेंज करना है। 80% खाने में आपका इंटरेस्ट लीजिए और 20% आप एक्सरसाइज में कंसंट्रेट कीजिए। कम से कम आधे घंटे से घंटे तक, आधा घंटे कम से कम एक्सरसाइज करना चाहिए। इसके पहले भी बोल चुका हूँ, कोई तो भी एक्सरसाइज कीजिए, आप घर में कीजिए, नहीं तो वॉकिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए। एक्सरसाइजर साइकिल ले लीजिए, आधा घंटे तक एक्सरसाइज साइकिल पे रहिए। खाना 80% और 20% आप एक्सरसाइज के ऊपर। खाने में क्या करना है इसके पहले ही बोल चुका हूँ। ये राइस जो है, गेहूं जो है, ये चावल, गेहूं, शक्कर, मैदा, ये बंद कर लीजिए, ये पूरा बंद कीजिए। उसके अलावा आप मिलेट्स कदरना छोटे छोटे होते हैं ना, कदरने, वो चुटकी, छोटे चुटकी, वो सब होते हैं ना, 5 तरह का जो खादर वली साहब बोल रहे हैं, उस पे आप शिफ्ट हो जाइए। जितना हेल्दी हो सके उतना आपको नॉर्मल हो जाएंगे, आपका शुगर नॉर्मल हो जाएगी, आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा, आपका थायराइड नॉर्मल हो जाएगी, सब कुछ 90% आपका हेल्थ प्रॉब्लम्स नॉर्मल हो जाएंगे। और कितना जल्दी हो सके, अगर ऐसा प्रॉब्लम आपको आया तो इमीडिएट आप टेस्ट कराना है। उसके साथ खाने में भी आप इंपॉर्टेंस मिलेट्स के ऊपर आ जाइए, खदरने के ऊपर आ जाइए आप, बिल्कुल।